अब इस वीडियो के अंदर हम दोबारा फिर से कन्वर्सेशन करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, जैसे हम पहले से कन्वर्सेशन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यूशन रखने वाला हूँ, आगे वाली वीडियो का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि मनी एक्चुअली में जनरेट कैसे होती है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगती हैं, और एट द एंड पूरी जो मनी जनरेट हो रही है या फिर जो इकोनॉमी मनी जनरेट कर रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, पहले तो समझना है कि मनी क्रिएट कैसे होती है, फिर इसको क्रिएट करने में जो हम इकोनॉमिकल वैल्यू कहाँ पे ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड जो भी तुम मनी क्रिएट कर रहे हो या फिर जो भी हम लोग एक साथ मिलकर जो मनी या फिर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, उससे क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर तुम वीडियो को पूरा देखो एंड तक। ठीक है, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा और मैं हूँ एक वेंचर कैपिटलिस्ट। मेरा काम है छोटे बिजनेसेस को बड़ा करना। ठीक है, उनको स्केल करने में मदद करना, उनको फंडिंग दिलाना, उनको राइट मेंटोरशिप देना। ठीक है, अभी मैं एक फाइनेंस की सीरीज कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की कि तुम्हें अपने आप को सेटल कैसे करना है फाइनेंशियली। ठीक है, और इस तरीके से जहाँ पे तुम्हें लेस स्ट्रगल लगानी पड़े। ठीक है, और जो तुम्हारा आउटकम हो वो ज़्यादा हो। हर बंदे के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर तुम बोल सकते हो हर बंदे के पास इतना टैलेंट है या स्किल्स हैं जिसको यूज़ करके वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है। वो अपनी लाइफ के अंदर जो भी वो गोल्स अचीव करना चाहता है कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो मिसगाइडेड हो जाते हैं, बिकॉज जो इंटरनेट के ऊपर फालतू या बकवास की इन्फॉर्मेशन मिली होती है, इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ये मिसगाइड ना हो। ठीक है, तुम्हें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तुम्हें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन से तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरा काम ये है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेना। मेरे चैनल पे या फिर जितना भी मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से कंटेंट बनाने वाला हूँ, या फिर जितना भी मैं बिजनेस का कंटेंट बनाने वाला हूँ अभी करंटली इंटरनेट के ऊपर, वो 100% फ्री है। ठीक है, मैं कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन एक्सेप्ट मेरी खुद की मार्केटिंग की कम्युनिटी है, उसको तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अनलेस और अनटिल तुम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर तुम अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, या फिर तुम मार्केटिंग के अंदर हो। ठीक है, ऐसे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो जहाँ पे मार्केटिंग की बहुत ज्यादा नीड है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट मनी एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो तुम्हें समझना होगा जो ये पूरा मनी का प्रोसेस है, फिर वैल्यू का प्रोसेस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है वर्क। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर बता देता हूँ तुम्हें कि अगर तुम कोई भी रिजल्ट चाहते हो तो उसके अगेंस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क या टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो भी टास्क तुम परफॉर्म कर रहे हो वर्क किस चीज के अंदर आता है। ठीक है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। तो उस केस सिनेरियो के अंदर तुम्हें कम पैसे मिलते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिक्शा ड्राइवर की या फिर हम कैब ड्राइवर की बात करते हैं, तो उसका जो वर्क है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू काफी कम है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी भी मार्केटिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, या फिर अगर हम कॉर्पोरेट कंपनी में किसी भी एमडी की है, एचआर मैनेजर की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम बैंक्स में भी बात करते हैं, बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, वो जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है। अगर तुम अपनी इकोनॉमिक अगर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम चाहते हो कि जो भी तुम इनकम जनरेट कर रहे हो मैक्सिमाइज हो, या फिर जो भी तुम करियर चूज कर रहे हो, पाथ चूज कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, उस वक्त तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गेन मिल सके, या फिर जो भी तुम टास्क कंप्लीट करो उसके अगेंस्ट तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड मिल सके, तो तुम्हें उन प्रोफेशंस को चूज करना है या फिर उन स्किल्स को चूज करना है जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और रिमेंबर, इकोनॉमिकल वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती, इकोनॉमिकल वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 1 साल में 5 साल में चेंज हो रही है। ठीक है, वो 3 या 4 डिकेड्स के अंदर चेंज होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2000 से पहले की बात करें तो उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज के ओनर थे, ठीक है, या फिर ऐसे बंदे जो मशीनरीज बना रहे थे, या फिर जो बंदे प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, जो प्रोडक्शन एक तरीके से तुम मान सकते हो स्किल वाला, फिर प्रोडक्शन एज अ बिजनेस एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्किल थी, या फिर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बिजनेस मॉडल था। लेकिन अभी जो है, अगर तुम अभी करेंटली देखो, जो प्रोडक्शन है वो किसी भी एक बिजनेस की सबसे लेस वैल्यूएबल चीज बन चुका है, या फिर इकोनॉमिकली लेस वैल्यूएबल चीज बन चुका है। और वो क्यों बना है? बिकॉज जो वो टास्क था प्रोडक्शन का, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू चेंज हो गई ओवर द टाइम। ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी है, अगर तुम 20, 25, 24, ठीक है, या फिर 20 से 30 साल के बीच के एज के अंदर हो, ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसा टास्क पकड़ना है, या फिर एक ऐसी स्किल पकड़ना है, या फिर एक ऐसा बिजनेस मॉडल पकड़ना है जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू आज ठीक ठाक हो, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है बढ़े। जो दो ही चीज है वो है प्रोडक्शन। ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो सप्लाई एंड डिमांड को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आना। ठीक है, बेसिकली जब भी हम ओपन मार्केट की बात करेंगे, या फिर जब भी हम एक इकोनॉमी की बात करेंगे, वहां पे डिमांड और सप्लाई जरूर होगी। ठीक है, हर बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए,
इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर जो भी वो डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई बंदा उठ के आएगा और उसका अगेंस्ट मनी की डिमांड करेगा, ठीक है। जब भी तुम किसी एक डिमांड को फुलफिल करोगे तो एक प्रोडक्शन बन जाएगा। प्रोडक्शन इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो या फिर तुम किसी काम को करके एक प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस करो। प्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि तुम एक डिमांड को फुलफिल कर रहे हो और उसका अगेंस्ट तुम्हें क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम ब्रोकर की बात करें, ब्रोकर के पास खुद मैक्सिमम केसेस के अंदर जो भी है प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होलसेलर्स की बात करते हैं तो उनके पास जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर होते हैं। मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है, कंपनी से खरीद के पूरे मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से वो क्या करते हैं, डिमांड को फुलफिल करते हैं और डिमांड को फुलफिल करने की वजह से उनको क्या मिलता है, बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलता है उनको, बेसिकली मनी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा था स्पेसिफिकली डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। जितने लेस एफर्ट्स के साथ, जितने लेस टाइम के साथ, जितने लेस कॉस्ट के साथ तुम एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, ठीक है, या फिर तुम सप्लाई डिमांड को मीट करोगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाएगा, ठीक है। और जितनी इनएफिशिएंसी शो करोगे तुम टाइम के अंदर या फिर मनी के अंदर या फिर कैपिटल के अंदर या फिर एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगी। जो एफिशिएंसी है और इनएफिशिएंसी है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है कि तुम कितनी अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हो या फिर एट द एंड तुम कितने अमाउंट ऑफ मनी अपनी पॉकेट के अंदर लेके जा सकते हो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इसी चीज़ के लिए हो रही है। अब जो लास्ट चीज़ आती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरी कंट्री ने काम करा, कंट्री ने काम करने के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स वैक्स बनाया, ठीक है, बैंक से सारा पैसा गया, सब चला गया। अब यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस जो मनी है, ठीक है, वो सेंट्रलाइजली स्ट्रक्चर्ड है। सेंट्रलाइजली स्ट्रक्चर का मतलब उस पर गवर्नमेंट और बैंक का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। बैंक्स का पार्शियली कंट्रोल है कि वो सिर्फ सप्लाई को मैनेज करते हैं, लेकिन जो 100% कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, तुम बोल सकते हो, या फिर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी चेंज कर सकता है कि जो कंट्री है उसके अंदर जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, वो कभी भी चेंज कर सकता है कि वो मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ टैक्सेस की बात करते हैं, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको 40% भी रख सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो टॉप अर्नर इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट कभी भी उनको 40% टैक्स लगा सकती है, कभी भी चाहे तो 45% भी लगा सकती है, कभी भी चाहे तो 50% भी लगा सकती है और कम करके 30% भी लगा सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जहाँ पे नेटवर्थ के ऊपर लगता है, जैसा हो गया फ्रांस, ठीक है, या फिर यूरोप में थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंट्रीज है वहाँ पे नेटवर्थ के ऊपर लगता है टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो मनी की सप्लाई है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। अब गवर्नमेंट उस मनी को सप्लाई को कंट्रोल कर रही है तो उसके पास पूरी पावर है, ठीक है, कि वो डिसाइड कर सकती है कि तुम अपने घर पे पैसे बचा के हमें जो भी तुम प्रॉफिट जनरेट करो उसका कितना पोर्शन तुम अपने घर लेके जाओगे और कितना पोर्शन अपने पास रखो। अब तुम्हें समझना है गवर्नमेंट हमेशा उसके बेनिफिट में सोचेगी या फिर उस बंदे के बेनिफिट के लिए काम करेगी जिसकी स्किल सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगी। किसी भी एक कंट्री के लिए जीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जीडीपी इंप्रूव कब होगी, जब उसका बिजनेस सेक्टर इंप्रूव होगा, ठीक है, उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, जब नए बिजनेस जनरेट होंगे। नए बिजनेस जनरेट कब होंगे, जब गवर्नमेंट उन बिजनेसेस को बेनिफिट देगी, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का वो सबसे ज्यादा बेनिफिट कब करेगा या फिर किसको करेगा, जिसकी इकोनॉमिकली वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होगी। तो बेसिकली ये ऐसे तीन चीजें होती हैं, तुम बोल सकते हैं फिर तीन ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स या स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर को या फिर मनी के फ्लो को, ठीक है। इंडिया के अंदर भी और बाहर की कंट्रीज के अंदर भी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलरली सेम है। तो तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सोशल है, ठीक है। उसको तुम इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट लोग क्या सोचते हैं, वो इंडिविजुअली वर्क करे या फिर इंडिविजुअली किसी भी एक टास्क के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाए या फिर इंडिविजुअली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे तो जो उन पर रिवॉर्ड मिल रहा है वो बढ़ आएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। चाहे तुम कितना ही अच्छा काम कर लो, चाहे तुम कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लो, अगर तुम्हें बहुत छोटी कंपनी है या बहुत नए स्टार्टअप के अंदर हो तो तुम्हें वहाँ पे एक बड़ी टेक कंपनी या फिर एक बड़ी बहुत बड़ी एमएनसी के जितने पैसे नहीं मिलने वाले। तुम कैसे सोशल सर्कल के अंदर हो बहुत ज्यादा डिफाइन करता है, या फिर तुम बोल सकते हो ये एक तुम्हारी जो लिमिट है अर्निंग की, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं करता है। अगर तुम एक एमएनसी के अंदर हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन स्टार्टअप के अंदर तुम्हें अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन पहली बात तो वो अपॉर्चुनिटीज स्टेबल नहीं होंगी। दूसरी बात
उन अपॉर्चुनिटीज़ के जो गेन्स होंगे वो इतने ज़्यादा हाई नहीं होंगे अनटिल और अनलेस तुम उस कंपनी के इक्विटी की ओनरशिप ले रहे हो, ठीक है? जो मैक्सिमम केसेस के अंदर नहीं होती है। अगर तुम्हें रिच होना है या फिर तुम्हें वेल्थी बनना है तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी ये जो तुम्हारी एचआर मैनेजमेंट की स्किल्स है, ठीक है? जितनी भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जितनी भी तुम्हारी लोगों को मैनेज करने की, उनके टैलेंट को ज़्यादा ग्रो करने की जो तुम्हारी एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी हो, ठीक है?